गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 16वां अध्याय, जिसका नाम है हमारे गौरव। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 4 भागों में हमने जाना था अलग अलग महान विभूतियों के बारे में, और हमें ये भी पता चला था कि उन्हें हमारा गौरव क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए थे ना। चाहे डॉक्टर विक्रम साराभाई हो, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा हो, या फिर जो प्रसिद्ध नारी और जो महान वीर नारी जीजाबाई हो, या फिर बच्चों हमने जाना था संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन्होंने इतने महान कार्य किए कि आज भी हम उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, और उनके बारे में पढ़ते हुए हमें भी कितना गौरव महसूस होता है। तो चलो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं, और आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में। यानी पंडित जी थे कौन, इन्होंने ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिनके कारण आज हम इन्हें सम्मानपूर्वक याद करते हैं और इतना गौरव इन पर महसूस करते हैं। तो चलो बच्चों, जानते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में। देखो बच्चों, जिनके बारे में एनी बेसेंट ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा था, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी महाराज ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं। यानी कि बच्चों, जो एनी बेसेंट है उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो भारत में इतने धर्मों के लोग रहते हैं, उनमें जो एकता दिखाई देती है उसके बीच में किसका हाथ है? मालवीय जी का। और वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। यानी बच्चों, आप ये समझ पा रहे हैं, एक विदेशी नागरिक होते हुए भी एनी बेसेंट ने जो पंडित जी हैं यानी मदन मोहन मालवीय जी हैं, उनकी इतनी तारीफ की। और प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हैं एनी बेसेंट की इमेज। बच्चों, एनी बेसेंट कौन थी? जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष थी ये, जिनका नाम था एनी बेसेंट। और बच्चों, जब मालवीय जी इतने गुणी थे कि उन्हें पूरे भारत में एकता का प्रतीक मान लिया गया था, उन्हें यह कह दिया गया था कि जो भारतीय एकता है उसकी मूर्ति है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो चलो इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, उनमें बाल्यावस्था से ही काव्य प्रतिभा थी। यानी कि बच्चों, वो बचपन से ही काव्य रचना में अपना रुचि रखते थे, वो अनेक सारे कविताएं लिखने का अभ्यास करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि बचपन से ही उनमें काव्य प्रतिभा थी। और इसी कारण बच्चों, उनका जो कवि नाम था वो था मकरंद। यानी मकरंद के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। उनकी काव्य रचनाओं में उनका उपनाम था मकरंद। और देखो बच्चों, उनके मन में एक ज्वाला जलती रहती थी कि मैं एक ऐसी शिक्षा पद्धति और शिक्षा संस्थान भारत में स्थापित हो जहां भारतीय संस्कृति उचित सम्मान पाए। पंडित जी का ये सपना था बच्चों कि एक ऐसा संस्थान होना चाहिए, भारत में एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जिसमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान यहाँ के नागरिकों को कराया जाए, या पूरे विश्व में वो एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जिसमें भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को पता चल पाए। तो फिर क्या था, उन्होंने, जब कोई व्यक्ति बच्चों सपना देखता है तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, और ऐसा ही किया पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। तो उन्होंने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संकल्प लिया कि वाराणसी में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि मैं इतना प्रयास करूंगा कि जो वाराणसी शहर है उसके अंदर एक विश्वविद्यालय स्थापित हो। और इसी प्रयास के लिए उन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था उसमें अपनी योजना सभी को बताई। सभी जो उस अधिवेशन में इकट्ठा हुए थे उन लोगों के सामने उन्होंने अपनी योजना रखी कि ये मेरा विचार है कि हमें एक ऐसा संस्थान बनाना चाहिए जिसमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान सभी लोग प्राप्त कर सकें, और ये संस्थान होना भी भारत में ही चाहिए। और उनका जो सपना था वो हम पता कर पा रहे हैं ना कि वाराणसी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना ही है। मुझे तो वाराणसी में विश्वविद्यालय बनाना है। फिर क्या था, पंडित जी ने सपना देखा, संकल्प ले लिया, तो लग गए अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में। और देखो, उन्होंने मकर संक्रांति के पावन दिन बनारस के तत्कालीन राजा से वह भूमि दान में प्राप्त कर ली जहां आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित है। यानी बच्चों, उन्होंने जो मकर संक्रांति पर्व था उस दिन बनारस के राजा से
विश्वविद्यालय निर्माण के लिए जो ज़मीन की आवश्यकता थी, भूमि की आवश्यकता थी, उसे प्राप्त कर लिया। और साथ ही साथ फिर क्या था, देखो मालवीय जी ने दान इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। यानी बच्चों इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत थी, तो मालवीय जी ने पूरे देश भर में दान लेना प्रारंभ किया। यानी जिस व्यक्ति को जितनी इच्छा हो वो उन्हें उस विश्वविद्यालय निर्माण के लिए दान दे सकता है। वे जहाँ भी जाते अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना लोगों के सामने रखते, वहाँ उनको अपार धनराशि मिलती थी। जब भी वो जिस स्थान पे भी गए वहाँ उन्होंने अपनी योजना सभी लोगों को बताई कि भाई ये तो हमारी संस्कृति के लिए है, हमारे देश के लिए है, और लोग इस बात को समझते थे और उन्हें वहाँ से काफ़ी मात्रा में धन मिलता था। फिर आगे देखो क्या होता है, धीरे धीरे उनकी झोली भरनी आरंभ हो गई। मालवीय जी हैदराबाद के मुस्लिम शासक निज़ाम के पास भी गए और वहाँ से उदारतापूर्वक दान प्राप्त किया। यानी बच्चों ऐसा नहीं कि किसी धर्म विशेष के लोगों ने ही इस विश्वविद्यालय के लिए अनुदान दिया था। हम यहाँ समझ पा रहे हैं जो हैदराबाद के मुस्लिम शासक निज़ाम थे उन्होंने भी इस विश्वविद्यालय के लिए दान दिया है। यानी अब हमें समझ में आ रहा है ना एनी बेसेंट ने ऐसा क्यों कहा था कि जो विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं उनके बीच में एकता की मूर्ति हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी। मतलब बच्चों उन्होंने जो धर्म है उससे ऊपर उठ करके भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, विश्वविद्यालय निर्माण के लिए हर वर्ग से, हर संप्रदाय से सहायता प्राप्त की थी। अब बच्चों सारे देश का दौरा करके उन्होंने लगभग 64 लाख रुपए इकट्ठे किए और 64 लाख रुपए की रकम मालवीय जी ने जुटा ली थी अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए। तो देखो बच्चों ऐसे व्यक्ति के लिए गांधी जी ने भी कहा था कि मांगने की कला तो मैंने अपने बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। तो देखा गांधी जी ने उन्हें अपने बड़े भाई की उपमा देते हुए यह भी कहा कि मांगने की जो कला है, यानी किसी से कैसे मांगा जाता है, वो कला मैंने अपने बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। और ये रहे हमारे राष्ट्रपिता या बापू जैसे नामों से संबोधित होने वाले महात्मा गांधी। देखो बच्चों साथ ही साथ गांधी जी उच्च कोटि के देशभक्त और संस्कृति में निष्ठा रखने वाले थे। वे वास्तव में क्रांतिकारी नेता सिद्ध हुए। यानी बच्चों जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे वो उच्च कोटि के देशभक्त, संस्कृति में निष्ठा रखने वाले थे, तभी तो उन्होंने है ना भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में करने का संकल्प ले लिया था। तो बच्चों हमने जाना है पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में। और देखो साथ ही साथ उन्होंने भारत की आत्मा को जगा दिया। उनका विचार था कि जब तक शिक्षा में राष्ट्रीयता का समावेश नहीं होगा हम गुलाम ही रहेंगे। और ये कितनी बड़ी बात है बच्चों, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम राष्ट्रीय एकता में बंधे हुए हैं, भारत हमारा राष्ट्र है, तब तक बच्चों हम गुलाम ही रहेंगे। क्योंकि तब हम बटे हुए होंगे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। अगर हम एकता के सूत्र में होंगे तो बच्चों हम गुलाम नहीं रहेंगे। और यदि बच्चों हम उनको राष्ट्र का शिक्षक कहें, यानी हम ये कहें कि उन्होंने पूरे राष्ट्र में चेतना का विकास किया, संपूर्ण राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनको जागृत किया, उनके विचारों को जागृत किया, तो गलत नहीं होगा। और जो हमें शिक्षा देता है उसे हम शिक्षक कहते हैं। इसीलिए बच्चों अगर हम ये कहें कि जो पंडित जी हैं यानी मदन मोहन मालवीय जी हैं उनको राष्ट्र का शिक्षक कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी ये कथन बिल्कुल सत्य ही होगा। तो प्यारे बच्चों हमने जाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, उसमें अपनी निष्ठा के प्रति, उसमें अपने संकल्प को दिखाते हुए बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो चलो बच्चों अब समय है कुछ आसान से अभ्यास प्रश्नों को हल करने का। तो देखो बच्चों पता कीजिए और बताइए। प्यारे बच्चों हमसे इस प्रश्न में कहा गया है कि आपके गांव शहर में कौन कौन से लोग हैं जो सार्वजनिक कार्यों के लिए दिन रात लगे रहते हैं और धन संग्रह भी करते हैं। यानी बच्चों हमें इस प्रश्न में उन व्यक्तियों के नाम बताने हैं
जो सार्वजनिक कार्यों में लगे रहते हैं, यानी लोगों की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं और धन संग्रह भी करते हैं, चाहे वो अनुदान में हो, चाहे कैसे भी हो, किसी व्यक्तियों से सहायता प्राप्त करके धन प्राप्त करते हो, किसी संस्था के माध्यम से प्राप्त करते हो, उन सभी के बारे में बच्चों हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो उदाहरण के लिए जैसे हमारे यहाँ पर जो सरपंच जी हैं वो दिन रात सार्वजनिक कार्यों में लगे रहते हैं और वो लोगों से दान लेकर के गांव-गांव में दान इकट्ठा करके लोगों की भलाई का कार्य करते हैं। ऐसे ही बच्चों आप भी पता करेंगे और उन व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, मालवीय जी के कार्य में किस किसने सहयोग किया था। तो प्यारे बच्चों, जब हमने जाना था पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में, तो हमने ये जाना था ना उनकी मदद किस किसने की थी, तो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मालवीय जी के कार्य में एनी बिसेंट, महात्मा गांधी, बनारस के तत्कालीन राजा, हैदराबाद के मुस्लिम शासक निज़ाम तथा देश के अन्य बहुत से लोगों ने सहयोग किया था। तभी तो जुटा पाए थे ना मालवीय जी 64 लाख रुपए की रकम विश्वविद्यालय के लिए। तो देखा हमने उन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने मालवीय जी की सहायता की थी। तो चलो बच्चों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, क्या आपके विद्यालय में विकास समिति बनी है, इसमें कौन कौन लोग दान करते हैं। देखो बच्चों, प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय के विकास के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसके अलग अलग सदस्य होते हैं, इसमें अध्यक्ष भी होता है। और बच्चों ये समिति विद्यालय के विकास के लिए कार्य करती है। और बच्चों ये समिति प्रयासरत रहती है कि जो भामाशाह हैं या बड़े कारोबारी हैं और जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, उनसे दान प्राप्त किया जाए और विद्यालय का विकास किया जाए। इसीलिए तो कहा जाता है इसको विकास समिति। तो हम क्या लिख पाएंगे इसका आंसर, देखो, हाँ हमारे विद्यालय में विकास समिति बनी हुई है। इसमें समाज के संपन्न लोग, संपन्न मतलब बच्चों जो धनवान लोग होते हैं, जो हर तरह से संपन्न होते हैं। इसके अलावा भामाशाह हो मतलब जो दान देते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, और कारोबारी तथा सरपंच द्वारा दान दिया जाता है। तो बच्चों हम समझ पा रहे हैं विकास समिति के बारे में। तो चलो बच्चों अब पता करते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय की विकास समिति कौन कौन से कार्य करवाती है। यानी विकास समिति हमने बना ली, उसमें दान भी आना शुरू हो गया, पैसे भी हमारे पास आ गए। तो इस विकास समिति के द्वारा विद्यालय में कौन कौन से कार्य करवाए गए हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो बच्चों, हमारे विद्यालय की विकास समिति विद्यालय भवन निर्माण, गरीब बच्चों का शुल्क माफ, निशुल्क भोजन, निशुल्क पुस्तकें और कपड़े बांटने जैसा कार्य करवाती है। यानी बच्चों ये वो कार्य हैं जो विकास समिति के द्वारा करवाए जाते हैं। और विकास समिति को धन कहाँ से प्राप्त होता है, लोगों से मिलने वाले दान के द्वारा। तो बच्चों हमने समझ बनाई विद्यालय विकास समिति की। तो चलो बच्चों अब समय है यह जानने का कि जो हमारा अध्याय है यानी हमारे गौरव, उस पूरे अध्याय से हमने क्या क्या समझ बनाई है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमने सीखा। प्यारे बच्चों, हमने यह जाना कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह भेजे थे। उन्होंने इतना प्रयास किया था कि भारत संपन्न हो सके और जो स्वदेशी उपग्रह हैं वो हमारे अंतरिक्ष में जा पाएं। और साथ ही साथ देखो हमने यह जाना कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु विज्ञान में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने स्थापना की थी ना 3 रिएक्टरों की, कौन कौन से, अप्सरा, जर्लिना और साइरस की। तो हम कह पा रहे हैं कि परमाणु विज्ञान में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में डॉक्टर भाभा का योगदान अविस्मरणीय है, उसे हम नहीं भूल सकते। और बच्चों हमने क्या जाना कि जीजाबाई ने शिवाजी को एक महान योद्धा बनाया था। उन्होंने अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दी, ऐसा उसको पालन पोषण किया कि वो एक इतिहास में महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। और हमने क्या जाना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत का जो संविधान है उसे निर्मित किया गया था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के अध्यक्षता में हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण किया गया। तो देखा बच्चों हमने आज के इस अध्याय से कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो चलो बच्चों अब समय है ये देखने का कि हमने क्या जाना, क्या समझा, उसे बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, जाना समझा अब बताइए। देखो बच्चों, मालवीय जी ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की
उसका नाम बताइए। यानी बच्चों हमें ये बताना है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की, और साथ ही साथ हमें यह भी बताना है कि यह कहाँ स्थित है। तो जाना था ना हमने इस विश्वविद्यालय के बारे में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब अगला प्रश्न क्या था कि यह कहाँ स्थित है, हमें स्थान का नाम बताना है। तो हम कह सकते हैं जो वाराणसी में स्थित है। तो देखा कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न को लिख दिया है, इसके आंसर को कर दिया है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? अच्छे से याद है ना, हमें हमने जाना था ना उनके बारे में। तो हम लिख सकते हैं हमारे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो देखा कितनी आसानी से हमने लिख दिया। अब बच्चों देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है शिवाजी की माता का नाम क्या था? हमें बताना है शिवाजी की माता का नाम, और उनका नाम था जीजाबाई। तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। तो हमने इस प्रश्न का आंसर भी बड़ी आसानी से दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमने जो अध्याय है उसका अध्ययन बड़े ध्यान से किया है। तो बच्चों इतने सारे प्रश्नों को हल करने के बाद में अब समय है आज की शिक्षा का। तो हमारी शिक्षा है, हमारे गौरव हमारी शान, इन पर है हमें अभिमान। यानी जो हमारे गौरव हैं वो हमारी शान है, और इनके द्वारा किए गए कार्यों से आज हम गौरवान्वित होते हैं। इस कारण हमें इन लोगों पर बड़ा ही अभिमान महसूस होता है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।